दोस्तों बात है 1982 की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे जो अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम था डेविड निकल्स। अब डेविड को कोक पीने का बहुत शौक, लेकिन उनके ऑफिस से कोक की वेंडिंग मशीन थोड़ी दूर थी। अक्सर ऐसा होता था कि वो चलकर मशीन तक जाते थे, पैसे डालते थे और फिर पता चलता था कि मशीन खाली है या फिर मशीन में कोक तो है लेकिन वो अभी अभी लोड हुई है, इसलिए बॉटल्स में कोक अभी गर्म है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक इंजीनियर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो एक आलसी होता है पर समझदार आलसी। डेविड और उसके साथी माइक ने सोचा, यार हम इतने बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हम बिना बार बार मशीन के पास आए ये चेक नहीं कर सकते कि कोक ठंडी है या नहीं। और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। काफी दिन दिमाग लगाने के बाद उन्होंने जो चीज की वो मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर बदलने वाली। हुआ यूं कि उन्होंने उस कोका कोला वेंडिंग मशीन को हैक किया। उस मशीन के अंदर सेंसर्स लगाए जो डिटेक्ट कर सकें कि मशीन के किस कॉलम में बॉटल है और वो कब लोड हुई। अगर बॉटल अभी लोड हुई है तो वो गर्म होगी, लेकिन अगर उसे कुछ टाइम हो गया है तो वो ठंडी हो चुकी होगी। उन्होंने इस मशीन को यूनिवर्सिटी के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। अब वो अपने डेस्क पर बैठे बैठे कंप्यूटर पर कमांड टाइप करते थे और उन्हें पता चल जाता था कि मशीन का स्टेटस क्या है। इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। ये दुनिया का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। सोचिए 1982 में जब लोगों के घर में लैंडलाइन फोन भी मुश्किल से थे तो ये लड़के वेंडिंग मशीन से इंटरनेट पे बातें कर रहे थे। हालांकि उस वक्त उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया है। माइक काजर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 30 साल तक किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा, मुझे लगा भी नहीं था कि ये कोई माइंड ब्लोइंग चीज कर दी, लेकिन यही थी शुरुआत। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि रिमोट मॉनिटरिंग पॉसिबल। अगर हम डेस्क पे बैठे बैठे कोक का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं तो हम डेस्क पे बैठे बैठे CNC मशीन का स्पिंडल टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, कितना मटेरियल आया, कब कौन सी मशीन खराब हुई, सब कुछ बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द आया कहां से? दरअसल 1999 तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। पहले उन्होंने जो कर दिया, बाकी किसी को नहीं पता कि क्या है ये, क्यों किया ये नाम दुनिया को दिया केविन एस्टन ने। केविन उस वक्त प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के लिए काम कर रहा था और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा था। वो चाहता था कि सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को ट्रैक किया जाए बिना किसी इंसान की डाटा एंट्री के। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में टाइटल दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी चीजों का इंटरनेट। उसका कॉन्सेप्ट सिंपल था, कंप्यूटर्स को डाटा देने के लिए इंसानों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। 1999 से पहले इंटरनेट पर जो भी डाटा था वो किसी ना किसी इंसान ने टाइप किया था, फोटो खींची थी या फिर स्कैन किया था। लेकिन इंसान गलती करते हैं, थक जाते हैं और हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते। केविन का कहना था कि अगर हम चीजों को यानी कि थिंग्स को आंखें दे दें, दिमाग दे दें, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, सिचुएशन, कंडीशन हमें खुद से ही बता सकते हैं। और वो दिमाग है सेंसर्स। 2010 के बाद जब ब्रॉडबैंड इंटरनेट सस्ता हुआ और माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट कम हो गई, तब यह टेक्नोलॉजी एक्सप्लोड कर गई। 2023 तक दुनिया में 14 बिलियन से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस थे, यानी दुनिया की आबादी से 2 गुना ज्यादा। और अब यह टेक्नोलॉजी हमारी फैक्ट्रीज में घुस चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है भाई, हिस्ट्री समझ आ गई, लेकिन एक लोहे की CNC मशीन इंटरनेट से कैसे चलेगी? हमारी इंडस्ट्री में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या काम है और हम इसकी चिंता क्यों करें? सबसे पहले ये समझो कि मशीन्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करते हैं। इंडस्ट्रियल IoT के 4 मेन लेयर्स होते हैं, जैसे हम अपने शारीरिक एग्जांपल से समझते हैं। लेयर 1 परसेप्शन एंड सेंसिंग। सबसे पहला लेयर है सेंसिंग। जैसे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, हमारी त्वचा महसूस करती है, हमारे कान सुनते हैं, हमारी आंखें देखती हैं, वैसे CNC मशीन्स पर सेंसर्स लगाए जाते हैं। CNC मशीन में ये सेंसर क्या देखते हैं? सबसे पहले वाइब्रेशन, की मशीन कितनी हिल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ गड़बड़ है तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर, ये मोटर और कटिंग टूल का टेम्परेचर नापते हैं। एंड लास्ट में आवाज, ये मशीन की आवाज सुनेंगे। एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर आवाज सुनकर बता देता है कि टूल टूटने वाला है। अब ये काम सेंसर्स करेंगे। दूसरी लेयर है कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क। अब डाटा कलेक्ट तो हो गया, लेकिन उसे दिमाग तक पहुंचाना है। ये काम करता है कनेक्टिविटी लेयर। यहाँ रोल आता है इंटरनेट गेटवेज का, मतलब सिंपल लैन कनेक्शन वाला हिसाब। अक्सर मशीन को एक इंडस्ट्रियल गेटवे से जोड़ दिया जाता है। ये गेटवे एक ट्रांसलेटर का काम करता है, मशीन की पूरी भाषा को ये नई इंटरनेट की भाषा में कन्वर्ट करता है और आगे भेजता है। तीसरी लेयर है एज कंप्यूटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपका हाथ गलती से गर्म तवे पर लग गया, क्या आपका दिमाग पहले सोचेगा ये तो गर्म है यार, लगता है हाथ हटाना पड़ेगा? नहीं, आपका हाथ विद इन मिली सेकेंड पीछे हट जाता है। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये डिसीजन आपकी बॉडी बिना दिमाग तक डाटा पहुंचाए खुद ही ले लेती है विद इन मिली सेकेंड्स। CNC में भी यही होता है। अगर स्पिंडल टूटने वाला है तो हम डाटा को क्लाउड पर पहले भेजेंगे, फिर वहां से रिप्लाई आएगा। इतना इंतजार नहीं कर सकते, उतनी देर में मशीन टूट जाएगी। इसलिए हम एज कंप्यूटिंग यूज करते हैं। मशीन के पास छोटे छोटे कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो क्रिटिकल डाटा को वहीं प्रोसेस करते हैं और मिली सेकेंड्स में डिसीजन लेते हैं, जैसे इमरजेंसी स्टॉप दबाना है या नहीं दबाना। बाकी का नॉन क्रिटिकल डेटा जो है वो बाद में क्लाउड पे भेज देते हैं एनालाइज के लिए। एंड फोर्थ लेयर है क्लाउड एंड एप्लीकेशन। अब जो डाटा अर्जेंट नहीं है, यानी तभी के तभी यूज नहीं करना, वो क्लाउड पे चला जाता है। यहाँ बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जो सालों का डाटा स्टोर रखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार,
यार डाटे का आदान प्रदान हो गया, बट असली बात बताओ ना कि ये चीज करेगी क्या। देखो IoT इतना जरूरी क्यों है और कंपनीज इसे क्यों ले रही, क्योंकि आज की ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी अनिश्चितता। इमेजिन करिए एक फैक्ट्री है जहां 50 CNC मशीन चल रही है, एक ऑर्डर पूरा करने का डेडलाइन कल सुबह का है, अचानक रात को 2 बजे मेन प्रोडक्शन मशीन का स्पिंडल जैम हो गया, ऑपरेटर घबरा जाता है, मेंटेनेंस वाले को फोन किया जाता है, वो नींद में आ रहा है, पता चलता है कि बैरिंग टूट गया भाई इसका और स्पेयर में है नहीं, रिजल्ट प्रोडक्शन ठप, ऑर्डर कैंसिल, लाखों का नुकसान। इसे कहते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस, मतलब जब टूटेगा तब देखेंगे। ये पुराना तरीका है और ये बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा तरीका है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब हर 6 महीने में बैरिंग बदल दो, चाहे वो ठीक है या नहीं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे पुर्जे भी फेंक देते हैं, जो कि पैसे की बर्बादी है। हो सकता है 6 महीने बाद भी वो अच्छा हो, लेकिन प्रिवेंटिव में तो बदलना ही पड़ेगा। इंडस्ट्री को एक ऐसे रास्ते की तलाश थी, एक ऐसा रास्ता जहां मशीन खुद बता दे, भाई साहब मैं 48 घंटे में खराब होने वाली हूँ, प्लीज मुझे ठीक कर लो, और यहीं पर IoT गेम चेंजर बन जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको CNC की गहराई समझनी पड़ेगी। आपको टर्निंग, मिलिंग और मशीन के कंपोनेंट्स का डीप नॉलेज होना चाहिए। हम IoT और सेंसर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए सेंसर सिर्फ डेटा देगा, उस डेटा का करना क्या है ये इंजीनियर को ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको यही नहीं पता कि CNC टर्निंग सेंटर में ऑफसेट क्या होता है या G कोड कैसे काम करते हैं, तो आप IoT का डेटा लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। IoT आपको बताएगा वाइब्रेशन हाई है, लेकिन क्यों हाई है, क्या टूल ढीला है या फिर मटेरियल हार्ड है या फीड रेट गलत है, ये समझने के लिए आपको कोर मैकेनिकल आनी चाहिए। और यहीं पे मैकवेदा आपकी मदद कर सकता है। मैकवेदा मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स सिखाता है। अगर आप CNC प्रोग्रामिंग सेटअप समझना चाहते हैं तो मैकवेदा के कोर्सेज आपके लिए डिजाइन किए गए। ये सारे के सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं, आप कहीं भी बैठकर अटेंड कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आते हैं और पूरे इंटरनेट पे सबसे कम प्राइस में है, ये मेरी गारंटी है। तो आज ही macveda.com पे जाएं या मैकवेदा CNC क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें एंड सीखना शुरू करें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जब हम CNC मशीन्स को IoT से जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। बस इसी चीज का खेल है सारा। अब समझो, जैसे मैंने बताया रिएक्टिव और प्रिवेंटिव के अलावा IoT हमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस देता है। प्रेडिक्टिव का मतलब होता है भविष्य देखना, लेकिन कैसे? CNC मशीन में वाइब्रेशन एनालाइज काम करता है, पढ़ लिया हमने। टेम्परेचर एंड साउंड एनालाइज काम करते हैं, ये भी हमने देख लिया। हर घूमने वाली चीज जैसे मोटर, स्पिंडल, बेयरिंग एक यूनिक वाइब्रेशन देती है, एक यूनिक वाइब्रेशन पैटर्न होता है उसका। जब वो नहीं होती है तो वो स्मूथ चलती है, जैसे जैसे वो घिसने लगती है उसका वाइब्रेशन पैटर्न बदलने लगता है। इंसान के कान शायद इसे ना सुन पाए, लेकिन IoT सेंसर इसे पकड़ लेते हैं और वो कंप्यूटर पे सिग्नल भेजने लगते हैं। मोटर खराब होने वाली है परसों तक, बेयरिंग फेयर होने वाला है अगले संडे तक, या टूल टूटने वाला है, मशीन जल्दी रोक दो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है रिमोट मॉनिटरिंग, जो कि खास करके फैक्ट्री ओनर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। पहले इनको बार बार फोन करके पूछना पड़ता था, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है भाई, सब ठीक है, मशीन सही चल रही है, खराब तो नहीं है। अब IoT के साथ आप अपने फोन पर एक ऐप खोलते हैं और आपको डेटा दिखता है। मशीन नंबर 1 अच्छा चल रही है, मशीन नंबर 2 रुकी हुई है, मशीन नंबर 3 का स्पिंडल ओवरहीट कर रहा है। आप वहीं से मेंटेनेंस टीम को मैसेज कर सकते हैं, भाई स्पिंडल चेक कर लो। अब इन सब चीजों से फाइनली होगा क्या, आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे पहले अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, जिसने एक बार में मुझे भी डरा दिया था। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग। नाम से क्लियर है, फैक्ट्री की लाइट्स बंद हैं लेकिन काम चल रहा है अंधेरे में, क्योंकि वहां कोई इंसान है ही नहीं जिसको रोशनी की जरूरत है, वहां सिर्फ रोबोट्स हैं। जापान की फेमस कंपनी फनुक दुनिया का सबसे बड़ा एग्जांपल, उनकी फैक्ट्री ओशिनो जापान में है। वहां रोबोट्स ही दूसरे रोबोट्स बना रहे हैं। ये फैक्ट्री 30 दिन तक बिना किसी इंसान के चल सकती है। रॉ मटेरियल आता है, रोबोट उसे उठाता है और CNC मशीन में लोड करता है। CNC मशीन पार्ट को कट करती है, मशीन खुद चेक करती है कि पार्ट सही बना है या नहीं। अगर टूल घिस गया है तो मशीन रोबोट को बोलती है नया टूल लगा दो, और रोबोट टूल चेंज कर देता है। फाइनली फिनिश पार्ट को पैक कर दिया जाता है। ये सब अंधेरे में होता है। इसे AC का खर्चा बचता है, लाइट का खर्चा बचता है, एम्प्लॉइज का खर्चा बचता है, और सबसे बड़ी बात, रोबोट्स थकते नहीं, चाय पीने नहीं जाते और गलती नहीं करते। बेस्ट सोल्यूशन है ना कंपनीज के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 लाख से भी ज्यादा CNC मशीनिस्ट, प्रोग्रामर्स एंड ऑपरेटर्स। अब क्या IoT से, लाइट आउट मशीनिंग से, इन सब से इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी? जाहिर सी बात है ना, मैन्युफैक्चरिंग को खतरा है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे IT वालों को निकाल रहे हैं, हमारी भी जरूरत नहीं रहेगी एक दिन। तो क्या इससे जॉब्स खत्म हो जाएंगी? ये सवाल सबके दिमाग में आता है इन टेक्नोलॉजीज को देख। अगर सब काम रोबोट्स करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब सच्चाई सुन लो ध्यान से। ऑपरेटर लेवल की जॉब्स खत्म हो जाएंगी बहुत जल्दी, ये कड़वा सच है। लेकिन नई तरह की जॉब्स पैदा होंगी। इन रोबोट्स को प्रोग्राम कौन करेगा? मशीन्स को प्रोग्राम कौन करेगा? प्रोसेस सिलेक्शन कौन करेगा? टूल सिलेक्शन कौन करेगा? ऑफसेट, प्रोसेस फ्लो को कौन सेट करेगा? इन सेंसर्स को कैलिब्रेट कौन करेगा? सबसे बड़ी बात, जब डेटा आएगा कि स्पिंडल में इशू है तो उसे ठीक करने कौन जाएगा? वो लाइट्स आउट फैक्ट्री को चलाने
चलाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इंजीनियर्स। लेकिन वो इंजीनियर्स लेबर नहीं बल्कि डिजिटल डॉक्टर्स और एडवांस सीएनसी मशीनिस्ट होंगे। इसलिए आपको फिलहाल सिर्फ ऑपरेटिंग या बेसिक काम पे फंसे ना रह के किन चीजों पर फोकस करना चाहिए ताकि आप अगले 5 साल बाद अच्छी पोजीशन पे रहें, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोर मैकेनिकल नॉलेज, इसे इग्नोर मत करना किसी हालत में। आईओटी सिर्फ डेटा देगा, प्रॉब्लम मैकेनिकल ही होगी। टर्निंग, मिलिंग, जीडीएनटी का ज्ञान होना अनिवार्य है एंड यहीं पे मैकवेदा के कोर्स भी आपके काम आएंगे। दूसरा, डाटा फ्लुएंसी। आपको एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब तो आना ही चाहिए। इससे आगे बढ़कर थोड़ा बहुत पाइथन या फिर एसक्यूएल भी सीख लो। आपको समझना होगा कि कंप्यूटर डाटा कैसे पढ़ा जाता है। तीसरा, इंडस्ट्रियल आईओटी कॉन्सेप्ट। सेंसर्स कैसे काम करते हैं, गेटवे क्या होता है, क्लाउड पे डाटा कैसे जाता है, इसकी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली, मैकाट्रॉनिक माइंडसेट। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक का भेदभाव खत्म कर दो। अब इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज का इंजीनियर इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। सोलेनॉइड वाल्व्स, पीएलसीज और एक्चुएटर्स वगैरह को समझना बहुत जरूरी है। देखो, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप पुराने तरीके से सीखते रहो और डरते रहो कि रोबोट आपकी जॉब खा जाएगा, या फिर आप इस नई टेक्नोलॉजी को गले लगा लो जितनी जल्दी हो सके। वाइन ऑन द ट्री बनो और उन रोबोट्स के बॉस बनो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो याद रखना, शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है। अपने सीएनसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए macaveda.com चेक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।